हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। और ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पीटी और मेंस के पर्पस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस जो लेसन है इसमें हम लोग जो है राजा राम मोहन राय से रिलेटेड उनके जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा किए गए सामाजिक धार्मिक सुधारों के बारे में और उनकी जो है पत्रिकाएं द्वारा प्रकाशित की गई हैं या उनके द्वारा जो साहित्य हैं उसके विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय के जन्म से। तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ है वो 22 मई सन 1772 ईस्वी में बंगाल में आपको हुगली ज़िला पड़ता है। वहाँ पे आपको हुगली में राधानगर गांव है। हुगली में राधानगर गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। वहीं पे अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु आपको जो है ये 27 सितंबर 1833 ईस्वी में जो है आपको लंदन, जो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो कब्र है वो आपको ब्रिस्टल में इनकी कब्र है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, लंदन से आप एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे कि लंदन में ही क्या हुआ था, आपको एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, इनका नाम था मदन लाल ढींगरा ने जो है लंदन में 1909 ईस्वी में जो है आपको जो है एक व्यक्ति थे, अंग्रेज व्यक्ति हैं जो आपको कर्जन के टाइम पीरियड में जासूस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे। इनका नाम था कर्जन वायली। इनकी इन्होंने गोली मार के जो है हत्या कर दी थी कर्जन वायली की, ठीक है, मदन लाल ढींगरा। और इनको जो है 1909 ईस्वी में ही जो है फांसी की सज़ा दी गई और इनकी भी कब्र आपको कहाँ है, लंदन में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम। यहाँ पे आप देखिएगा राजा राम मोहन राय, तो एक्चुअली जो राजा है ये इनको एक उपाधि दी गई थी मुग़ल सम्राट द्वारा, और उस मुग़ल सम्राट का नाम है अकबर द्वितीय, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अकबर द्वितीय के जो है ना पेंशन की जो है बढ़ाने के लिए ही राजा राम मोहन राय को जो है दूत के रूप में, अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इनको लंदन भेजा गया था 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी को कहाँ भेजा गया था, लंदन। और वहीं पे लंदन में वो रह रहे थे और इनकी मृत्यु जो हो जाती है यही 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। और इनका कब्र जो है वो ब्रिस्टल में है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय के पिता के बारे में। तो इनके पिता के बारे में अगर हम देखें तो इनका नाम था रमाकांत, और ये जो थे एक वैष्णव परिवार से रिलेटेड थे। वहीं पे अगर हम देखें माता, तो माता जो थी इनका नाम था तारिणी देवी, और ये जो थी एक शैव परिवार से बिलोंग किया करती थी। अब राजा राम मोहन राय को जो है अगर हम इनके शिक्षा के बारे में देखें तो इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी वो आपको पटना से स्टार्ट हुआ था, जो आज बिहार की राजधानी है वहाँ से। और यहाँ पे इन्होंने पटना में एक मदरसा है, वहाँ से इन्होंने अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान का अर्जन किया था। और इनके द्वारा जो है कुरानों का भी अध्ययन किया गया हुआ है। फिर पटना से ये जब आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये जाते हैं बनारस, और यहाँ पे वो संस्कृत भाषा का जो है यहाँ पे ये अध्ययन करते हैं, संस्कृत भाषा का। और इसी के माध्यम से फिर वहाँ पे वो वेद, उपनिषद और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का जो है ये अध्ययन करते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी थे, उसमें से एक इनकी प्रतिभा थी वो बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता भी थे। तो हमने देखा इन्होंने अरबी सीख रखी थी, फारसी भी सीख रखी थी, इसके अलावा संस्कृत भाषा के भी ज्ञानी थे, और साथ साथ ये बंगाल में थे तो ये बांग्ला भाषा भी जानते थे, बंगाली भाषा। और इन्होंने अंग्रेज़ों के
अंग्रेज़ों के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ करते थे, उन अंग्रेज़ों के लिए इन्होंने कार्य भी किया हुआ था। और ख़ास करके जो है आपको एक अंग्रेज़ व्यक्ति थे डेविड हेयर, उनके दीवान के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो इस कारण से इनको जो है अंग्रेज़ी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त था, अंग्रेजी भाषा। इसके अलावा जो था राजा राम मोहन राय द्वारा जो है थोड़ी जानकारी जो थी ग्रीक और लैटिन भाषा की थी। तो इसके बारे में भी इनको थोड़ी मोड़ी जानकारी थी, ग्रीक और लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा का भी इनको ज्ञान था। तो ये तो रहा। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे से स्टार्ट करते हैं न्यू पेज से। तो इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि राजा राम मोहन राय हैं, इनको जो है बहुत सारे जो है नामों से भी हम लोग जानते हैं। जैसे इनको भारतीय पत्रकारिता का जो है जन्मदाता कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक भारत का जो है इनको हम जो है जनक भी कहते हैं राजा राम मोहन राय को। और नव प्रभात का तारा भी राजा राम मोहन राय के लिए वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी वर्ड जो है वो राजा राम मोहन राय के लिए यूज़ किया गया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि बात करते हैं जब पत्रकारिता की, तो राजा राम मोहन राय को हमने क्या कहा कि भारतीय पत्रकारिता के जन्मदाता। चलिए, तो भारतीय पत्रकारिता के जन्मदाता, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता के जन्मदाता के रूप में हम इनको जानते हैं। तो इसके साथ आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना होगा कि भारत के अंतर्गत जो है पहला जो है आपको समाचार पत्र जो है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे, इनका नाम था जेम्स अगस्टक हिक्की। जेम्स अगस्टक हिक्की द्वारा जो है आपको 1780 ईस्वी में जो है दी बंगाल गज़ट स्टार्ट किया गया था, जो कि आपको इंग्लिश भाषा में थी। और इसके माध्यम से उन्होंने जो है अंग्रेजी शासन व्यवस्था की कमियों को उजागर किया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो हो रहे हैं धांधली हैं, गलत कार्य हैं, उसको उजागर किया था। तो इसके कारण से जो अंग्रेज़ों द्वारा जो इसको 1700 जो है 82 ईस्वी में जो है 1782 ईस्वी में जो इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बंद कर दिया गया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम राजा राम मोहन राय के बारे में कि इनके द्वारा कौन कौन सी पत्रिकाएं जो थी इसको स्टार्ट किया गया था और उसमें कौन सी पत्रिकाएं महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो राजा राम मोहन राय के पत्रकारिता से रिलेटेड जो है पॉइंट्स को देखने से पहले हम थोड़ा सा उसके परिदृश्य के बारे में देखते हैं। ये टाइम था 1819 का, और इस टाइम पीरियड में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग, थे, ठीक है। और ये ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनका टाइम पीरियड बहुत लंबा रहा है, 1813 से लेके 1823 ईस्वी तक ये गवर्नर जनरल रहे थे भारत के, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पे हम बात करें तो इन्होंने जो है कुछ छूट प्रदान किया था, छूट प्रदान किया था नियमों में, छूट प्रदान किया था नियमों में, ठीक है। कुछ छूट प्रदान किया था नियमों में पत्रकारिता के, ठीक है, नियमों में, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप जो देखते हैं राजा राम मोहन राय जो है 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया था, जिसमें सबसे पहली पत्रिका थी आपको ब्राह्मणिकल मैगजीन, ठीक है, इसको ब्राह्मणिकल अखबार भी कहते हैं। और इसका प्रकाशन राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, और ये आपको इंग्लिश लैंग्वेज में थे। कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश लैंग्वेज में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। और इसका उद्देश्य क्या था इस ब्राह्मणिकल मैगजीन का? तो इसका जो उद्देश्य था, इसमें था ईसाई जो मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरी के जो दुष्य प्रभाव को रोकना था, दुष्प्रभाव को रोकना था, इसका मेन उद्देश्य था।
तो चूंकि उस टाइम पीरियड में क्या थे कि आपको पता है 1813 का चार्टर एक्ट आया था और इसके तहत ईसाई मिशनरियों को जो है आपको भारत में जो धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। इसके बाद से जो ईसाई मिशनरी जो थी हर क्षेत्र में जो थे अपना धर्म प्रचार कर रहे थे और हिंदू धर्म की बहुत सारी बुराइयाँ कर रहे थे। तो उनके द्वारा जो दुष्प्रचार जो हिंदू धर्म का फैलाया जा रहा था उसको रोकने के लिए इस ब्राह्मणिकल मैगजीन को स्टार्ट किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं इस ब्राह्मणिकल मैगजीन के बारे में। इसके अंतर्गत जो आप है इसके ये इसी ईयर में 1821 में ही बंद हो गया था, बंद कर दिया गया था इसको 1821 में। और इसके साथ ही जो है इसके जो टोटल जो है मात्र 12 अंक ही प्रकाशित हुए थे। कितने? टोटल 12 अंक ही प्रकाशित हुए थे। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे मैगजीन्स के बारे में, जो है समाचार पत्रों के बारे में। तो दूसरे समाचार पत्र जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और वो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो उसको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे के बारे में। तो दूसरा जो समाचार पत्र है इसको नाम है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। और इसकी भाषा की अगर हम बात करें तो ये थी आपको बंगाली भाषा में थी। ओके, इसके अलावा ये क्या थी? साप्ताहिक थी, साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। इसके अलावा संवाद कौमुदी जो था ये भी 1821 ईस्वी में जो है प्रकाशित की गई थी। ओके, और इसमें जो है आपको जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो उठाए गए थे, सती प्रथा, सती प्रथा का मुद्दा उठाया गया था। सती प्रथा की आलोचना की गई थी। इसके अलावा जो है इसमें हिंदू जो है धर्म में जो रूढ़िवादिता थी, हिंदू धर्म की रूढ़िवादिताओं पे जो है की आलोचना की गई थी। ठीक है, ओके, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा संवाद कौमुदी से आप एक और चीज़, ये जो सती प्रथा ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के प्रयासों से जो है सती प्रथा को जो है आपको 1829 में बैन कर दिया गया था, 1829 ईस्वी में। और इसको बैन करने का जो श्रेय दिया जाता है उस टाइम पीरियड के गवर्नर जनरल थे, इनका नाम है आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका नाम था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो सती प्रथा बंद किया गया था 1829 ईस्वी में, तो ये केवल उस टाइम पीरियड में बंगाल में लागू थी, बंगाल। और 1830 में जो है इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, पूरे भारत में। ओके, चलिए, और इसके अलावा एक दो पॉइंट और याद रखते कि ये जो सती प्रथा को बंद किया गया था ये आपको कौन से अधिनियम के तहत? तो अधिनियम 17 के तहत। ठीक है, अधिनियम की जो थी धारा क्या थी? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धारा। ठीक है, अधिनियम की धारा 17 के तहत जो है इसको बैन किया गया था सती प्रथा को। ठीक, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, और यहाँ से एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं संवाद कौमुदी से, कि संवाद कौमुदी जो है इसके अगेंस्ट में एक पत्रिका को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके अगेंस्ट में, और संवाद कौमुदी के अगेंस्ट में एक पत्रिका का जो प्रकाशन किया गया था उसका नाम था समाचार चंद्रिका, समाचार चंद्रिका नाम था इसका। ठीक है, और ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आपको नाम इसका याद रखना है। इसके संपादक जो थे इनका नाम था भवानी चरण बंदोपाध्याय। ठीक है, ये एक हिंदू रूढ़िवादिता वाले व्यक्ति थे और ये स्टार्टिंग में जो थे राजा राम मोहन राय से भी रिलेटेड थे और उनके साथ मिलकर इन्होंने संवाद कौमुदी का भी प्रकाशन किया था। लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण जो है ये अलग हो जाते हैं और उसके जगह पे ये एक समाचार चंद्रिका का प्रकाशन करते हैं जो कि संवाद कौमुदी के अगेंस्ट में था। और समाचार चंद्रिका का उद्देश्य क्या था? तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये था हिंदू रूढ़िवादिता का समर्थन, हिंदू रूढ़िवादिता का समर्थन करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हिंदू रूढ़िवादिता का समर्थन करना था, तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको याद रखना है। संवाद
कौमुदी के बारे में, ठीक है। और तीसरी जो पत्रिका है ये आपको जो थी ये फ़ारसी में थी, फ़ारसी में इसका जो है उन्होंने प्रकाशन किया हुआ था और इसका नाम क्या था, तो चलिए इसके नाम के बारे में भी देखते हैं। तीसरी जो है एक सेकेंड, तीसरी जो पत्रिका है इसका नाम है मिरात उल अखबार, मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार। और ये जो थी आपको 1822 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसकी भाषा थी फ़ारसी लैंग्वेज थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसमें अगर आप देखिएगा तो इसको बैन कर दिया गया था, इस मिरातुल अखबार को 1823 ईस्वी में बंद कर दिया गया था, ओके। बंद कर दिया गया था यानी बैन कर दिया गया था, अगर कहने तो ज़्यादा बेटर होगा। बैन कर दिया गया था क्यों, तो 1830 में एक आपको प्रेस एक्ट आया था, इसको कहते हैं लाइसेंसिंग विनियम, ठीक है। लाइसेंसिंग विनियम के नाम से इसको हम जानते हैं इस प्रेस एक्ट को, और इसी के तहत जो है इसको मिरातुल अखबार को जो है बंद कर दिया गया था, ओके। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो 1830 का जो ये लाइसेंसिंग जो विनियम है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अभी देखा कि भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता तो हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता हम कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इनके द्वारा ही जो ना 1823 के जो लाइसेंसिंग विनियम अधिनियम है ना, इसको हटा दिया गया था, इसको हटाया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसी कारण से चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय पत्रकारिता का जो है मुक्तिदाता कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, ठीक है। इस फैक्ट को याद रखिए। और चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में इसको हटाया था और इनका कार्यकाल 35 से लेकर 36 तक था, ठीक है। इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अब थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के थोड़ा सा देखते हैं, इनके विचारों के बारे में देखते हैं, क्या इनकी थिंकिंग थी और कौन कौन से सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था और उसके लिए उन्होंने कौन कौन से जो मुद्दे उठाए थे, ठीक है। एक्चुअली भारतीय राजनीति का जो है पुनर्जागरण करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में ये जाने जाते हैं। तो देखिए इसमें इनको थोड़ा एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में, ब्रह्म समाज की, ठीक है। तो हालांकि उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी देख लेते हैं इनके द्वारा धार्मिक सुधार क्या क्या किए थे इन्होंने धर्म में, जो कुरीतियाँ थी उसके अगेंस्ट में देखते हैं। तो पहला था इसमें जो था विधवा, ठीक है, विधवा विवाह को जो है इन्होंने मान्यता है कि विधवा विवाह होना चाहिए, ठीक है। दूसरा था सती प्रथा की आलोचना की इन्होंने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा था आपका धार्मिक कर्म कांड की आलोचना की इन्होंने, ठीक है। और इस धार्मिक कर्म कांड में आपको याद रखना है कि इसमें जो है बलि की प्रथा थी, यज्ञ अनुष्ठान की प्रथा थी। तो इनका कहना था सिंपली कि अगर आपको जो है आपने अगर कोई गलत कार्य किया तो उसके लिए आप प्रायश्चित करो, उससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रायश्चित करो और अपने पाप को आप समाप्त करो। ये धार्मिक कर्म कांड अनुष्ठान और बलि देने से जो है इससे कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो बाल विवाह की आलोचना की इनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जाति प्रथा की भी इनके द्वारा आलोचना की गई। और ये समर्थक थे किसके, तो आपको याद रखना है एकेश्वरवाद के समर्थक, ठीक है। और स्टार्टिंग में इनका जो एकेश्वरवाद था जिसे मैंने बताया, तो उस वक्त पटना में इन्होंने जो है फारसी और अरबी भाषा ज्ञान प्राप्त किया था। तो उस समय उन्होंने कुरान पढ़ा था, तो वो मुस्लिमों के जो एकेश्वरवाद से बड़े प्रभावित थे। और फिर बाद में जब ये संस्कृत पढ़ते हैं, बनारस पहुँचते हैं, तो वहाँ से ये वेदांता से लेते हैं, वेदांता से ये एकेश्वरवाद का अवधारणा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मूर्ति पूजा के जो थे ना विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी, यानी निराकार मतलब भगवान का कोई रूप न रंग न आकार है, उस चीज़ की ये समर्थक थे, उसकी पूजा में ये विश्वास किया करते थे।
तो इसी के कारण से आप देखिएगा इसमें तो एक क्वेश्चन यहाँ पे इमर्ज करता है कि राजा राम मोहन राय जो है ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे, हिंदू धर्म में इतनी सारे उन्होंने कमियों को निकाला। तो क्या ये हिंदू धर्म के विरोधी थे? ठीक है, क्या ये हिंदू धर्म के विरोधी थे राजा राम मोहन राय? एक क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ पे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी। तो इसका आंसर होगा नहीं, ये हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे। हिंदू धर्म में जो आडंबर जो थे ये उनके विरोधी थे। ठीक है, सॉरी थोड़ा सी गलती हो गई है यहाँ पे। ओके, हिंदू धर्म के जो थे आडंबर, इसके ये विरोधी थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हिंदू धर्म के आडंबर के, हिंदू धर्म में जो आडंबर थे इसके विरोधी थे। ठीक है, इसके ये विरोधी थे, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये रिफॉर्म करना चाहते थे हिंदू धर्म को, ना कि हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते थे। और ये वेदांता से काफ़ी प्रभावित थे, उपनिषदों से काफ़ी प्रभावित थे, हिंदू धर्म शास्त्रों से प्रभावित थे, और उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है ये लाना चाहते थे समाज में, एक तरीके का शुद्धिकरण करना चाहते थे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं फिर। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, और ये तो हमने देखा राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता के, और ये जो है इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी जो थी मॉडर्न आधुनिक थिंकिंग थी, और इसमें जो है इन्हें पश्चात जो शिक्षा होती है वेस्टर्न एजुकेशन, उसके ऊपर इनका काफ़ी झुकाव था, और ये साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर करना, वेदांता की नॉलेज, इन सबको मिक्स करके ये अपनी एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने दिया हुआ था। तो उसके बारे में देखेंगे, बट हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा कुछ राजा राम मोहन राय के पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय जो थे ये स्टार्टिंग में आप देखिएगा तो 1803 से लेके 1814 तक, ये आपको 1803 से लेके 1814 तक जो थे ये आपको अंग्रेज़ों के जो है कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, अंग्रेज जो अफसर थे उनके लिए ये कार्य किया करते थे, और ख़ास करके उसमें भी मैंने आपको बताया था डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर के ये दीवान हुआ करते थे। ठीक है, और इनके द्वारा जो दीवान के पद से जो इस्तीफ़ा दे दिया गया था 1814 में। ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिया था। चलिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के अगर हम वर्क की अगर बात करें तो उसमें एक आपका आता है, कई जगह पर 1803 होता है, कई जगह पर 1804 होता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। दोनों ही कोई भी एग्ज़ाम में जो होगा वो एक ही डेट दिया होगा, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, बट इसको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 1803 या 4 के टाइम पीरियड में उन्होंने एक आपको जो है एक बुक लिखी थी, इसका नाम था तुहफ़त उल मुवाहिदीन, तुहफ़त उल मुवाहिदीन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके बारे में दो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। एक्चुअली जो इस बुक को इन्होंने लिखा है, इसका उन्होंने परिचय या इंट्रोडक्शन अगर हम बोले परिचय, तो ये इन्होंने दिया हुआ है अरबी भाषा में, अरबी में। ठीक है, अरबी में। और इस बुक को जो लिखा है उन्होंने, वो लिखा उन्होंने फ़ारसी लैंग्वेज में, फ़ारसी में। ठीक है, फ़ारसी में पुस्तक लिखा है। ओके, क्लियर है? चलिए, अब इसके बारे में एक और, इसी को आगे चल के जो ना इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है, और उस बुक का जो नाम रहता है 1809 में, एक किशोरवादी को उपहार बोलते हैं इसको, और 1809 में जो है वो एक इंग्लिश में जो बुक ट्रांसलेट हुआ था उसका नाम था अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट्स। ठीक है, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट्स, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं आगे जो इनकी, आप सीक्वेंस में थोड़ा सा चीज़ों को देखते हैं इनके द्वारा क्या क्या किया गया। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने देखा था कि इनके एजुकेशन के बारे में देखा, और फिर पत्रकारिता का आखिर इनको जन्मदाता क्यों कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इनको सीक्वेंस में। तो इसमें जो आपको इनके द्वारा जो वर्क किया गया था, इसमें खास करके समाज सुधार के बारे में, और ये ज़मींदारी व्यवस्था की भी अगेंस्ट में थे।
और इनके द्वारा जो इस जो आडंबर थे, मूर्ति पूजा थे, जो जाति प्रथा थी, इनसे ये काफ़ी जो थे वो काफ़ी इसे मान्यता नहीं रखते थे। इसके अगेंस्ट में इन्होंने कार्य किया और इनके द्वारा जो है 1815 ईस्वी में जो है आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया गया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था आपको पहले भी कि आत्मशुद्धि, ये धार्मिक कर्म कांडों से आप बचे और आत्मशुद्धि पे आप जोर दें, आप तपस्या के माध्यम से जो अपने आप को शुद्ध करें। तो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म के विरोध में नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के कुरीति और आडंबरों के विरोध में था। ठीक है, उसको उजागर करने के पक्ष में था ये। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इनके द्वारा आगे का वर्क अगर हम देखें तो 1816 में इन्होंने वेदांता से रिलेटेड जो है कुछ टेक्स्ट भी लिखे थे वेदांता से। ठीक है, वेदांता से रिलेटेड कुछ टेक्स्ट इनके द्वारा लिखा गया था, कुछ कार्य किया गया था इनके द्वारा। ओके, चलिए आगे अब सीक्वेंस में देखते हुए हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। तो ये जो है अगली बार जो है इसमें अगले में अगर हम देखें तो 1817 का टाइम पीरियड इनके द्वारा किया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है एजुकेशन के लिए जो है इम्पॉर्टेंट वर्क रहा। 1817 में क्या होता है? 1817 में जो है आपको कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है और इस हिंदू कॉलेज की स्थापना में जो राजा राम मोहन राय का एक प्रमुख योगदान था। और इसमें जो है स्थापना करने वालों में दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान में रखना है। इसमें थे आपके डेविड हेयर, ठीक है, और दूसरे थे आपको विलियम एडम। ठीक है, ये दो प्रमुख व्यक्ति थे कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना में। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के जो प्रयास और सहायता से ये कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा एक और आप ध्यान रख सकते हैं, और राजा राम मोहन राय जो थे वो आपको पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, समर्थक थे। इसके अलावा जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शिक्षा के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, और इसके अलावा जो था इनके द्वारा आपको जो है वेदांता का ज्ञान, वेदांता का ज्ञान, इन सभी को सम्मिलित करके इनके द्वारा जो है एक एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया गया था, जिसको स्थापना जो है एजुकेशन सिस्टम की 1825 ईस्वी में जो है वेदांता कॉलेज के नाम से होता है। वेदांता, ठीक है, वेदांता कॉलेज, वेदांता कॉलेज के रूप में ये उभर के आता है और ये भी आपको कलकत्ता में। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं इस फैक्ट को। चलिए अब आगे यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे ना हिंदू कॉलेज, तो हिंदू कॉलेज से बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज भी करते हैं। एक हिंदू कॉलेज में जो है नाम आता है आपको एनी बेसेंट का, तो ये हिंदू कॉलेज में अगर आप देखिएगा तो ये दूसरा हिंदू कॉलेज है। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रल हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, और इसकी स्थापना जो आपको एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट द्वारा आपको 1898 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। बाद में इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को जो है ना पुनरुद्धार किया जाता है और नए नाम से इस्टेब्लिश किया जाता है 1916 में, और इसका नाम रखा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो आपको मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा। ओके, चलिए तो इस वक्त को आप ध्यान रखें, मदन मोहन मालवीय द्वारा इसको किया गया था। चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर अगले में देखते हैं।
इसके बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो ये तो एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। चलिए आगे अब हम देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा जो है एक आपको कलकत्ता के अंतर्गत 1821 में एक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। वो सोसाइटी का नाम क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे और चर्चा करेंगे। 1821 में, ठीक है। चलिए तो 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा जो है आपको कलकत्ता में आपको यूनिटेरियन एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना इनके द्वारा किया गया था, ठीक है, यूनिटेरियन एसोसिएशन। आखिर ये यूनिटेरियन एसोसिएशन था क्या? तो इसमें बेसिकली था कि जितने भी आपको ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण आपको अंग्रेज या ब्रिटिश और यूरोपियंस, इन सभी को एक मंच प्रदान करना और ये सभी मिलके जो है आपको जो है धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, ठीक है। तो ये इसका मेन मोटिव था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। 1821 के बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 1826 में आपको आता है जूरी अधिनियम आता है। क्या आता है? जूरी अधिनियम, जो कि आपको न्यायालय से जुड़ा हुआ है। और इस अधिनियम का जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है विरोध किया गया था। और विरोध करने का क्या रीज़न था? तो इसमें ये रीज़न था कि इसमें जो थे भारतीय लोग हिंदू और जो मुस्लिम थे, इनको जो है ना जूरी के सदस्यों में शामिल नहीं किया गया था। इस कारण इसका घोर विरोध किया गया था। और ये जो 1826 का जूरी अधिनियम था 1827 में भारत में लागू हुआ था, ठीक है। तो इस जूरी अधिनियम के तहत ये बात थी कि हिंदू और मुस्लिम लोग जो है वो जूरी में शामिल नहीं हो सकते अगर ईसाइयों का जो अगर चल रहा है, कोई केस चल रहा है तो। और वहीं जब हिंदू और मुस्लिमों का केस अगर न्यायालय में जाता था तो उसमें केवल ईसाई ही व्यक्ति जो थे वो जूरी के सदस्य बन सकते थे। तो ये एक भेदभाव वाली चीज़ थी, राजनीतिक रूप से इसकी मांग की गई थी, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए इसके अलावा राजा राम मोहन राय द्वारा जो हमेशा से जो है ना आपको कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई थी, वकालत की गई थी न्यायपालिका से अलग करने की बात। तो ये राजा राम मोहन राय का एक प्रमुख राजनीतिक मांग के रूप में भी था, क्योंकि बहुत सारे जो पावर थे वो सारे पावर जो थे वो एक जगह पे सेंट्रलाइज हो चुके थे। तो इस तरीके से कार्यपालिका ही न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका ही कार्यपालिका के कार्य, तो इसको जो है विभेद करने के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा जो है राजनीतिक रूप से लड़ाई भी लड़ी गई थी। तो ये आगे अगर हम देखें तो ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की जो मांग थी राजा राम मोहन राय की एक प्रमुख मांगों में से एक थी। और इसको अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो भारत में जो है आपको राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको DPSP कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 50 है आपका, ठीक है, अनुच्छेद 50। और ये जो है आपको न्यायपालिका वो कार्यपालिका से अलग करता है और उसके पावर का सेपरेशन करता है। तो इस बात को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अब हम थोड़ा सा आगे जो अब हम इसमें देखते हैं राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज जो उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक महत्वपूर्ण जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में वर्क किया था इसने, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की अगर हम बात करें तो एक्चुअली इसका 1828 में जो था ना वो ब्रह्म जो था आपका ब्रह्म सभा के नाम से स्थापित हुआ था ये, ठीक है। और फिर बाद में चल के जो है इसका नाम जो है ब्रह्म समाज पड़ता है, ओके। तो ब्रह्म समाज में हमने देखा था ये क्या था, ये तो हिंदू रीति रिवाज जो थे, धार्मिक कर्मकांड थे, उसके अगेंस्ट में था। और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था, जाति प्रथा की जो है समाप्ति की बात करता था, बाल विवाह को रोकने की बात करता था, विधवा विवाह को जो है समर्थन देने की बात करता था।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, बट इस ब्रह्म समाज जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम कभी कवर करेंगे, बट एक दो पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ब्रह्म समाज है ना, तो इसको जो है ना आगे चल के फर्दर में ये डिवाइस होता है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो 1830 में जो है ये चले जाते हैं राजा राम मोहन राय लंदन। तो उस टाइम पीरियड में जो है ये आपको जो है अपना जो है उत्तराधिकारी बना के जाते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के बाद जो है ये डिवीज़न होता है, उसके बाद 1865 में क्या होता है, आपको फर्स्ट डिवीज़न का स्टार्टिंग होता है 1865 में, और यहाँ पे जो है देवेंद्र नाथ टैगोर और आपको जो है केशव चंद्र सेन के बीच जो है विवाद खड़ा हो जाता है, और इस कारण से 1866 ईस्वी में जो है ये आपको जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को बोलते हैं आदि ब्रह्म समाज, और दूसरों को नाम दिया गया था भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 1866 में पहला इसका विभाजन होता है, और आदि ब्रह्म समाज को जो है ये आपको देवेंद्र नाथ जो है ये टैगोर द्वारा इसको किया गया था। तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, देवेंद्र नाथ आपको टैगोर, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है ना आपको एक सही स्थापना भी की गई थी, आपको वो एक पत्रिका जो थी उनकी भी स्थापना की थी इनको देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें जो है आपका दूसरा जो विभाजन है ये आपको हुआ था 1878 के टाइम पीरियड में, जो है इनका दूसरा विभाजन जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या होता है, 1878 में क्या करते हैं, ये जो आपको भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक हैं केशव चंद्र सेन, ये अपनी अल्पवयस्क पुत्री का जो है ना विवाह कर देते हैं बिहार के जो है बिहार में जो है कूच राजा से कर देते हैं मात्र 13 वर्ष की उम्र में। और इसी के कारण जो है ये दूसरा डिवीज़न पड़ता है 1878 में। और यहाँ पे जो है फिर से जो है एक नया ब्रह्म समाज बनता है, जिसको कहते हैं साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है। और ये जो साधारण ब्रह्म समाज है इसको कौन लीड करता है, तो ये है आपको आनंद मोहन बोस, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर का मैंने बताया था पत्रिका, और ये बताया था, और मैंने उसको मैं भूल ही गया आपको बताना, तो वो था आपको तत्वबोधिनी सभा थी आपको, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम यहाँ पे केशव चंद्र सेन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा जो है ना आपको जो है अपनी 13 वर्षीय पुत्री का जो बिहार के कूच राजा से किया था इन्होंने, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में केशव चंद्र सेन की ही प्रेरणा से ना 1872 में जो ना आपको एक मैरिज एक्ट आया था, इसको जो है कहते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। और इसी के तहत जो लड़कियों की उम्र 14 वर्ष और लड़कों की उम्र विवाह की 18 वर्ष तय की गई हुई थी, लेकिन खुद इन्हीं के सपोर्ट से आया था, और इन्होंने ही इसका उल्लंघन किया था, और अपनी बेटी का जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में जो है बिहार के जो है कूच राजा से विवाह कर दिया था, जिसके कारण से ये विद्रोह हुआ, और इसका जो है तीसरा विभाजन भी हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट ब्रह्म समाज से रिलेटेड आप फैक्ट को देख सकते हैं यहाँ पे। तो वो ब्रह्म समाज है ना, इसको जो है ये काफ़ी फेमस हुआ था, और केशव चंद्र जो सेन थे वो एक प्रमुख लीडर भी बनते 1860 के दशक में। तो इनके द्वारा जो है आपको 1864 ईस्वी में जो है ना मद्रास का भ्रमण किया गया था, मद्रास गए थे, और वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है आपको श्री धरलू, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, श्री धरलू नायडू से। और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है श्री धरलू नायडू जो है आपको 1864 ईस्वी में जो है एक वेद समाज की स्थापना करते हैं, और इसी वेद समाज को जो है ना दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं,
ब्रह्म समाज कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो बाकी जो है अगले वीडियो में जो है हम जो है ब्रह्म समाज को डिटेल में चर्चा करेंगे, इसके क्या क्या है, कैसे सारी चीज़ें जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में देखेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।